हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं एनल फिशर के बारे में। जो एनल कनाल है, एनस होता है, उसकी जो स्किन होती है या जो लाइनिंग होती है उसमें कोई कट या क्रैक या टियर हो जाना, उसको एनल फिशर कहा जाता है। एनल फिशर के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एनल कनाल और एनस के बारे में बता देती हूँ। एनल कनाल, जिसको कि हम मल द्वार या गुदा द्वार कहते हैं, इसका अप्रोक्सीमेट अंदाजन जो साइज होता है 4 सेंटीमीटर होता है। ये राउंड सर्कुलर एक पाइप की तरह एक एरिया होता है, ठीक है। ये इसका जो होता है मेन फंक्शन वो होता है, जो मल है, जो फीसिस है, उसको हमारी बॉडी से बाहर करने के प्रोसेस को रेगुलेट करना। अब एनल कनाल जो होता है, ऊपर से जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो हिस्सा होता है, रेक्टम मलाशय, उसके साथ अटैच होता है। और एनल कनाल का एरिया 4 सेंटीमीटर है। और नीचे से जो होता है वो एनस के साथ अटैच होता है। एनस जो होता है मल को बॉडी से बाहर लेके जाने वाली जो ओपनिंग होती है, ठीक है। अब ये जो एनल कनाल है, इसमें 2 तरह की मांसपेशियां होती है, मसल्स, स्फिंक्टर जिसको बोलते हैं। क्योंकि गोल सर्कुलर पाइप है तो इसमें जो मसल्स होते हैं गोल रिंग जैसे होते हैं, इसलिए इसको स्फिंक्टर कहा जाता है। तो 2 तरह की मांसपेशियां हैं, इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इंटरनल मतलब अंदरूनी, एनल से रिलेटेड स्फिंक्टर, ठीक है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो अंदर की तरफ को एनल रीजन के साथ और ऊपर होती है, और नीचे जो स्किन के साथ जो नीचे का एरिया होता है उसमें होती है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स जो ऊपर के हिस्से में होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो इनवॉलेंट्री होती है। लेकिन जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है, जो मांसपेशी एनल कनाल के नीचे के हिस्से में होती है, स्किन के साथ अटैच होती है, वो हमारे कंट्रोल में होती है। उसको हम कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और इसी की वजह से जो है, जो स्टूल जब बॉडी से बाहर निकलता है, मल जो बॉडी से बाहर निकलता है, तो उसकी कॉन्शियस होती है, हमें पता चलता है कि स्टूल बॉडी से बाहर जा रहा है। एक तो ये चीज होगी कि एनल कनाल है ये एरिया, उसमें बाहर 2 तरह की मांसपेशियां हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है ना। इंटरनल ऊपर, एक्सटर्नल नीचे, जो स्किन से अटैच होती हैं। इसके अलावा एनल रीजन को हम अगर 4 सेंटीमीटर का वो एरिया है तो ऊपर 2 सेंटीमीटर और नीचे का 2 सेंटीमीटर अलग अलग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और जो ऊपर का एरिया होता है और नीचे का एरिया, इसके बीच का जो एरिया रहता है, बिल्कुल मिडल जो लाइन होती है, ठीक है, उसमें होते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। एनल कैनाल में ना एनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। अब इसका मेन फंक्शन, म्यूकस जब सिक्रीट होगा तो वो एनल कनाल की जो ड्राईनेस है, या अगर स्टूल जो है, मल जो है, वो बहुत ज़्यादा सूखा है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसकी वजह से, म्यूकस की वजह से जो है वो ड्राई नहीं रहता है। और एनल कनाल की जो अंदर की लाइनिंग होती है उसकी वजह से, म्यूकस की वजह से वो मॉइस्ट रहती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से अगर ड्राई या हार्ड स्टूल होता है तो उस पर जो है कोई भी मतलब उसको डैमेज नहीं होता है एनल कनाल की अंदर की लाइनिंग को। इसके जो नीचे का एरिया होता है एनल कनाल का, नीचे का जो 2 सेंटीमीटर एरिया होता है, वो नीचे से क्योंकि स्किन के साथ अटैच होता है, जो बिल्कुल सबसे नीचे का एरिया होता है, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी स्किन के साथ कवर है, बाहर से अंदर से सबके अंदर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। हर ओपनिंग के साथ में ऐसा ही है। तो जो नीचे वाला एनल कनाल वाला रीजन जो स्किन के साथ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टच को लेकर, प्रेशर को लेकर, टेम्परेचर को लेकर। तो अगर वहाँ पर कोई भी डैमेज होता है तो हमें इमीडिएटली जो है पेन, बर्निंग, रेडनेस, ये सब फील होना स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग। लेकिन जब ऊपर वाले एरिया में कोई डैमेज होता है तो हमें एकदम से जो है पेन या बर्निंग हम एकदम से मतलब फीलिंग नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर सेंसेशन, नर्व फाइबर्स नहीं होते और पेन की सेंसेशन नहीं पता चलती। लेकिन नीचे वाले जो एरिया है उसमें नर्व फाइबर्स है, पेन रिसेप्टर्स हैं, तो हमें एकदम से जो है पेन की, बर्निंग की सेंसेशन के बारे में, स्वेलिंग के बारे में पता चल जाता है। फिशर का मतलब होता है क्रैक, कट, टियर, कोई ब्रेक हो जाना बीच में से, है ना। कोई चीज में कट कब पड़ेगा? नॉर्मली कट तब पड़ेगा जब हम किसी चीज को उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा खींचेंगे। अगर हम किसी चीज, कोई चीज है हमारे पास, अगर हम उसको दोनों तरफ से खींचेंगे और उसकी क्षमता से ज्यादा, तो बीच में कट पड़ जाता है, क्रैक पड़ जाता है। जैसे हम कहते हैं चोट लगी या इंजरी, जैसे हमारे हाथ में कभी चोट लग जाती है, स्किन में कट पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो फिशर भी एक तरह से सिंपली कट होता है। और कट कब पड़ता है? जब हम किसी चीज को, अब मान लीजिए कि एनल कनाल है, ठीक है, मतलब गुदा द्वार है या मल द्वार है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम स्टूल पास करते हैं, मल को पास करते हैं, तो
जो ये एनल कनाल है ये रिलैक्स करता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में रहता है, मतलब सिकुड़न में रहता है, जिसकी वजह से एनल कनाल और ये एनस ओपनिंग जो है वो क्लोज रहती है, बंद रहती है। लेकिन जब हम स्टूल पास आउट करते हैं तो यहाँ की मसल्स रिलैक्स करती हैं, ये रिलैक्स करता है, मतलब खुलता है, ठीक है। लेकिन अगर हार्ड स्टूल होगा, लार्ज स्टूल होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो इसकी वजह से स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी, एनल कनाल को ज़्यादा रिलैक्स करना पड़ेगा, नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रेच होगा, तो उसमें क्रैक पड़ जाता है, वो कट पड़ जाता है। नॉर्मली जैसे हमारे हाथ पे भी चोट लगती है, कहीं क्रैक पड़ जाता है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो उस पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा एनस में भी होता है कि अगर वहाँ की भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, वो एरिया बहुत ड्राई होगा, तब भी उसमें क्रैक पड़ जाता है, ठीक है। बट मोस्टली ज़्यादातर वही होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, लार्ज या हार्ड स्टूल है तो उसकी वजह से इस पर क्रैक पड़ जाता है, ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से। अब इसमें क्रैक सुपरफिशियल भी हो सकता है, डीप भी, मतलब ऊपर भी एरिया में हो सकता है और डीप भी हो सकता है। अब देखो जैसे स्किन है, स्किन का जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस, नीचे की होती है डर्मिस। अब ऊपर की लेयर के जो सेल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली नए बनते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर एनस रीजन है, मतलब जो हमारी ओपनिंग है एनल कनाल की, अगर वहां पर हल्का सा कट पड़ेगा ऊपर की तरफ को तो इजिली ठीक हो जाएगा अपने आप, क्योंकि नए सेल्स की ग्रोथ होती रहती है। लेकिन अगर यही कट जो है डीप होगा तो वो टाइम लगाएगा, ठीक है। और ये जो कट है, मान लो एनस की बिल्कुल जो ओपनिंग है वहां पे कट अगर स्टार्ट हुआ और अगर वो हील नहीं होगा तो ऊपर की तरफ को जो एनल कनाल है उसकी अंदर की तरफ को जो है ऊपर की तरफ को इंक्रीज होगा लेंथ वाइज, मतलब लंबा हो जाएगा कट। वो छोटा था अगर, ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर या उससे छोटा था तो वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ को बढ़ेगा, लेकिन वो सिर्फ नीचे के 2 सेंटीमीटर एरिया तक ही रहता है, मतलब उससे ऊपर नहीं जाता। जो बीच में जहाँ एनल कनाल होते हैं उसमें एनल ग्लैंड्स होते हैं, उससे ऊपर नहीं जाता वो कट, सिर्फ वो नीचे के 2 सेंटीमीटर में ही रहता है, ठीक है। और अगर डीप जाएगा, वो मान लो स्किन में कट है एनस की, वो डीप ये हो सकता है कि मांसपेशियों तक जा सकता है वो कट डीप। जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, तो धीरे धीरे करके ये स्किन की लेयर्स को क्रॉस करके जो मसल्स है उसमें जो है क्रैक ये डीप हो सकता है, मतलब, और लेंथ वाइज वो ऊपर को इंक्रीज कर सकता है, डीपली वो स्किन से होता हुआ मसल्स को कट करके, मतलब उनको अलग करके, मतलब कट वो आगे को डीपली फैल सकता है, स्प्रेड कर सकता है, अगर ये हील नहीं होता, अगर ये ठीक नहीं होता है। स्ट्रेचिंग होने का या फिशर होने का सबसे मेन कारण होता है कॉन्स्टिपेशन, हार्ड या लार्ज स्टूल, या बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो, डायरिया हो, उसकी वजह से जो एनल कनाल की लेयर है उस पर इरिटेशन क्रिएट होती है, एनल इंटरकोर्स है, या फिर चाइल्ड बर्थ है। इसके अलावा जैसे इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिसीज है, या फिर जैसे सिफिलिस है, HIV है, एनल कनाल में जो कैंसर्स हो जाते हैं या TB हो जाता है, इसकी वजह से भी फिशर्स होते हैं। बट जो रीजन जैसे कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल है, या चाइल्ड बर्थ है, एनल इंटरकोर्स है, या डायरिया है, इसकी वजह से जो भी कट्स पड़ते हैं वो पीछे की तरफ को पड़ते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैकबोन होती है, पीछे की साइड्स को कट पड़ता है इन केसेस में, ठीक है। तो जो ये जो इसके अलावा 5 या 10% केसेस में एंटीरियर साइड, मतलब जो पेट की तरफ आगे की तरफ को भी कट जो है पड़ता है, बट वो रेयर पड़ता है, ज्यादातर पीछे की तरफ को ही पड़ता है। इसका कारण ये होता है कि जो पीछे का जो हमारा एनल कनाल का एरिया होता है उसमें सपोर्ट कम रहती है, जो मसल्स की। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो टाइटली पैक्ड होते हैं, मसल्स जो है स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच होती हैं, बट कुछ एरिया ऐसा होता है जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और मसल्स जो है वो एक दूसरे से टाइटली अटैच नहीं होती। तो यही कारण है कि जो हमारा पोस्टीरियर रीजन होता है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन, थोड़ा ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल से मतलब कम होता है, जो बाकी रीजन में जैसे ब्लड फ्लो है उससे कम होता है, और सपोर्ट भी कम होती है, मसल्स टाइटली एक दूसरे से अटैच नहीं होती और डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। तो इसलिए 90% केसेस में पीछे वाली तरफ को ही क्रैक पड़ता है और बहुत कम केसेस में आगे की तरफ को, पेट वाली साइड को पड़ता है। लेकिन अगर जैसे एनल कैंसर है, या TB है, या सिफिलिस है, HIV है, या फिर इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीजेस की वजह से अगर कोई फिशर पड़ता है, कोई क्रैक पड़ता है, तो वो लेटरल साइड्स पे पड़ता है, मतलब कि आगे और पीछे नहीं, दोनों साइड्स पर क्रैक पड़ता है। जैसे हम क्लॉक में 3 बज गए या 6 बज गए, 3 और 6 की पोजीशन में क्रैक पड़ता है,
ठीक है। और इसका क्रैक्स पड़ने का कारण होता है इन्फ्लामेशन, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स में बार बार इन्फ्लामेशन होती है और बार बार जो है डिस्ट्रक्शन होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं जो अंदर के, वो बार बार उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्योंकि बार बार सूजन होगी, इन्फ्लामेशन होगी, बार बार बॉडी हील करेगी, स्कार बनेंगे, तो वो एरिया जो है वीक हो जाता है और इरिटेशन बार बार होने की वजह से फिशर के चांसेस होते हैं। फिशर किसी को भी हो सकता है, मेल्स में, फीमेल्स में, बच्चों को हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। कॉमनली बच्चों में पाया जाता है, एडल्ट्स में पाया जाता है पुअर टॉयलेटिंग की हैबिट की वजह से। और फिशर अगर होता है तो इसमें लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स होता है, सबसे पहले तो होता है पेन तो बहुत ज़्यादा होता है, बर्निंग होती है, जलन होती है, ब्लीडिंग होती है पर बहुत ज़्यादा नहीं होती। जितनी बार वो क्रैक के ऊपर खरोंच लगेगी उतनी बार जो है ब्लीडिंग होगी। और ऐसा होगा कब, जितनी बार हम स्टूल पास करेंगे। जब भी आप मल त्याग के लिए जाएंगे, स्टूल वहाँ पर टच होगा तो उसमें ब्लीडिंग जो है होगी। और अगर हार्ड स्टूल है, लार्ज स्टूल है, तो पेन और ब्लीडिंग और ज़्यादा होगी। ब्लीडिंग मतलब सिर्फ स्टूल पास करते टाइम ही होती है, अदरवाइज जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पेन ज़रूर होता है। जितनी बार आप स्टूल पास करेंगे उतनी बार बहुत ज़्यादा दर्द होगा और स्टूल पास करने के बाद वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक रह सकता है, और जलन भी। और इसके अलावा इसमें खारिश होती है, इचिंग होती है, और इसमें ऐसा भी होता है, देखो इसमें अल्सर, अगर मान लो कि आपको हाथ में कहीं भी चोट लगी है, कोई क्रैक हो गया, कोई अल्सर हो गया, तो डॉक्टर आपको उसको क्लीन रखने के लिए बोलते हैं, और क्लीन रखेंगे आप उसको तो वो जल्दी से हील होगा, और सबसे बड़ी बात कि उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो ये एनल कनाल या एनस वाला एरिया होता है, अगर उसमें कट पड़ता है या क्रैक पड़ता है तो उसको आप क्लीन नहीं रख पाते। इसका कारण ये होता है कि आपको डेली स्टूल पास के लिए जाना पड़ता है, और जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि स्टूल के अंदर, फीसिस के अंदर बैक्टीरियाज तो होते ही हैं, और वो बैक्टीरियाज की वजह से इस पे जो है क्रैक के ऊपर जो है इन्फेक्शन होता रहता है बार बार। और इसमें एक बार तो ये होता है कि जैसे आपने मान लो कि आपको स्टूल की अर्ज हुई, आप स्टूल पास करते हैं, वो स्टूल की वजह से उस क्रैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जलन होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्टूल पास ना करें, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है। और जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो आंत वाला हिस्सा है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से वो स्टूल और ज़्यादा ड्राई हो जाता है, क्योंकि उसमें से वाटर जो है बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी इंटेस्टाइन्स, और स्टूल हार्ड हो जाएगा और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो वो उल्टा उस क्रैक को हील करने की जगह और ज़्यादा जो है बढ़ा देता है। और इसी वजह से ये जो क्रैक है बार बार हील नहीं होता और ये क्रॉनिक बन जाता है। मतलब क्रॉनिक क्रैक का मतलब है कि लंबे समय तक क्रॉनिक फिशर बन जाता है, जो कि लंबे समय तक ठीक नहीं होता, बार बार हील होने की कोशिश करता है, फिर वो रप्चर हो जाता है, फिर हील होता है और फिर वो रप्चर हो जाता है। फिशर का क्रॉनिक होने का रीज़न मतलब लंबे समय तक बने रहने का कारण हो गया, एक तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कि बार बार कब्ज होगी, हार्ड स्टूल आएगा, लार्ज स्टूल आएगा तो बार बार उस पर खरोंच लगेगी, एनल रीजन की जो लाइनिंग है, जो क्रैक है, जो कट है, उसके ऊपर बार बार रगड़ लगेगी, तो बार बार जैसे हाथ पर कोई चोट लगी होती है तो उसको हम बार बार जो रगड़ पड़ती रहती है तो बार बार वो जख्म जो है हरा हो जाता है। तो ऐसे ही एनल कनाल के रीजन में होता है। इसके अलावा होता है जो हमारी इंटरनल स्फिंक्टर मसल होती है, जो मैंने आपको बताया है कि ऊपर के एरिया में होती है एनल कनाल में, जो कि इनवॉलेंट्री होती है। ये जो स्फिंक्टर होती है, ये मसल्स होती है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, स्पाजम्स की वजह से भी जो है ये क्रैक जो है क्रॉनिक बन जाता है। मतलब ये जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, स्पाजम्स का मतलब क्या होता है कि मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं नॉर्मल से ज़्यादा। जब ये इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा सिकुड़ेगी तो एनल कनाल के अंदर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा उसको अगर हम प्रेस करते हैं वो सिकुड़ेगी, तो उसके प्रेशर की वजह से क्या होगा, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी तो होती है ना, जो एनल स्फिंक्टर है या एनल कनाल के रीजन है, जो उसमें अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके अंदर की जो ब्लड वेसल्स है वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो भी बंद हो जाती हैं, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन, जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है एनल कनाल की। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि जहाँ ब्लड सर्कुलेशन, खून का सर्कुलेशन अच्छा होगा वहीं पर हीलिंग जल्दी होगी, रिपेयर जल्दी होगी, जख्म जल्दी ठीक होगा। लेकिन
एनल, ये जो एनल रीजन का जो स्फिंक्टर है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत ज़्यादा स्पाजम्स की वजह से उसके, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड फ्लो भी जो है एरिया में कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो वो क्रैक है, जो फिशर है, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता, मतलब वो और टाइम लेता है। अब ये अल्सर जो क्रैक है या अल्सर है, ये जो है क्रॉनिक हो जाता है। ऊपर वो लेंथ, मतलब जैसे एनल कनाल के अंदर वो लेंथ वाइज इंक्रीज होता रहता है और डीपली जो है वो मांसपेशियों तक पहुंच जाता है क्रैक जो है, धीरे धीरे करके, अगर ये क्रॉनिक होता रहेगा। अभी जो क्रॉनिक अल्सर है, इसमें पेन तो थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। जैसे मान लो अभी हमें क्रैक हुआ है, फिशर हुआ है, तो अगर एक्यूट फिशर में दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जलन है बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे ये क्रॉनिक होता रहता है, इसमें दर्द जो है कम होता है, बर्निंग भी जो है एक्यूट से कम होती है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर क्रॉनिक होगा तो नेचुरल सी बात है, विकट बड़ा है आपके एनल कनाल में, एनस में, तो बॉडी उसको ठीक भी तो करेगी, कोशिश तो कर रही है। वो अलग बात है कि बैक्टीरिया जो स्टूल है, जो मल पास करते हैं, और उसकी मतलब जो इन्फेक्शन की वजह से बार बार वो हील नहीं हो पाता, बार बार वो हरा हो जाता है जख्म, या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या फिर जो स्फिंक्टर मसल है उसकी स्पाजम्स की वजह से। बट बॉडी हील तो कर रही है, फिर वो हरा हो रहा है, फिर हील कर रही है, तो क्या होगा, तो क्योंकि जितना क्रैक डीप होगा, क्रॉनिक होगा, है ना, तो वहाँ पे स्कार तो बनेगा ही। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि अगर चोट सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे लगती है स्किन की, तो नए सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल्स फिर जो है डैमेज होते रहते हैं, छटते रहते हैं, तो वहाँ पर कोई स्कार नहीं बनता। लेकिन अगर आपकी स्किन की जो डर्मिस है, वहाँ तक अगर आपका कोई कट है, कोई चोट वहाँ तक लगती है, तो वहाँ पे स्कार टिश्यू बनेगा, क्योंकि फाइबर्स वहाँ पे इकट्ठे होंगे कोलेजन की, और इसकी वजह से वहाँ पे स्कार टिश्यू बनेगा। तो जो क्रॉनिक क्रैक्स होते हैं, फिशर्स होते हैं, उसमें जो है आसपास वो स्कार नजर आते हैं। स्कार का मतलब क्या है कि जो स्किन का थोड़ा सा एरिया है वो थिक हो जाता है ना, तो इसके आसपास इंजुरेटेड स्किन होगी आसपास। और जैसे मान लो कोई कट है, कट का मतलब क्या है, एक इधर चला गया, एक इधर चली गई, स्किन का एरिया बीच में कट हो गया ना, तो वो जो अलग अलग है ना, अलग अलग जो है वो मतलब हमारी बॉडी जब हीलिंग स्टार्ट करती है, इस लेयर को अलग से हीलिंग स्टार्ट करती है, इसको अलग से, वैसे तो वो जोड़ती है, बट फिर भी इसमें क्या होता है कि स्किन जो क्रैक हो रखा है, एक जो परत होती है, वो अलग से जो है हमें नजर आती है, जो कि स्किन टैग के रूप में ऊपर हमें एनल्स के आसपास नजर आती है, जिसको अगर हम इंस्पेक्शन करते हैं तो पता चलता है, मगर वो पाइल्स नहीं होती, बट उसको गलती से पाइल्स समझ लिया जाता है। तो फिशर को अगर ठीक करना है तो नेचुरल से बात है कि आपको अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा, फाइबर वाली डाइट, वाटर इनटेक करना पड़ेगा, जो हार्ड स्टूल आता है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको ठीक करना पड़ेगा, डाइट को ठीक करना, एक्सरसाइज करना, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना किसी प्रॉब्लम के लिए, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी एनल कैनाल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिशर हो, चाहे फिस्टुला हो, चाहे पाइल्स हो, हिमोरॉइड्स हो, एब्सेस हो, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इजीली जो है क्योरेबल होती हैं। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इजीली जो है क्योर होती हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नमस्ते।